हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल्स की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम और नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर हम इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है या हो सकता है कि उसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो। ओके, आपने लीनियर इक्वेशन बना तो लिया पर उसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे इक्वेशन को समझने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से हम बहुत जल्दी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि वो इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि उनकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला कैटेगरी हमने देखा कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, कंसिस्टेंट इक्वेशन वो होती है जो हम यहाँ पर डेफिनेशन देखा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव वन और मोर सॉल्यूशन। जिसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो या मल्टीपल सॉल्यूशन हो, ऐसी इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगी? ओके, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर लिखा है हमारे पास में कि ऐसी इक्वेशन लिखा हुआ है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या है? जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या है? जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्ड देखा कंसिस्टेंट, हमने देखा वन और मोर सॉल्यूशन, हमने देखा नो सॉल्यूशन, तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब सबसे बड़ा टास्क है कि मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे कंडीशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा किसी भी जो मल्टीपल इक्वेशन होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है, उनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं ए एक्स बी। ए हमको पता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट डिफरेंट इक्वेशन से, एक्स हमको पता है अननोन मैट्रिक्स है, एक्स क्या है यहाँ पर अननोन मैट्रिक्स, और बी जो है वो कांस्टेंट एलिमेंट जो है उनका मैट्रिक्स है। तो हम इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे सी मैट्रिक्स। और ये जो सी मैट्रिक्स होता है ये ए कॉलन बी होता है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। अब ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और ये जो ए मैट्रिक्स है, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि मैं इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी कब? जब रैंक ए का रैंक, ठीक है, और सी का रैंक इक्वल हो। ओके, जब दोनों का रैंक अगर इक्वल हो और उसमें भी सिंगल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन कब होंगे? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और हमारे ए मैट्रिक्स का रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो। जैसे कि हमारे पास में 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो उस अननोन के बराबर होगा। जैसे 3 तो 3 के बराबर होना चाहिए। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के तो बराबर है पर वो जो अननोन है उससे कम है। जैसे कि अगर यहाँ पर रैंक ए और सी का 2 आया पर अननोन यहाँ पर 3 है। ओके, अननोन कितने हैं? 3, और रैंक आया 2, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर रैंक इक्वल नहीं है, सी और ए का रैंक इक्वल नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हम यहाँ से सबसे पहले अगर हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं और कंडीशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दोनों का ए का और सी का हम रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के बाद हमको पता चलेगा कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है या नहीं। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल की हेल्प से ही कॉन्सेप्ट को हमारे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हम नेक्स्ट अब एक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है शो दैट द इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन गिवन है, इज नॉट कंसिस्टेंट, है ना। हमको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स जो होगा वो हमारे इक्वेशन के कोफिशिएंट से बनेगा, मतलब 2, 6 और z का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 0 है, तो 2, 6 और 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, 6, 20 और -6, तो हम लिखेंगे 6, 20 और -6। थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है तो हम लिखेंगे 0, y का कोफिशिएंट 6 है तो हम लिखेंगे 6 और z का कोफिशिएंट -18। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में a मैट्रिक्स मिला। अब b मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स जो हमारे कांस्टेंट टर्म है वो b मैट्रिक्स होंगे, मतलब कि -11, -3 और -1। ओके, तो ये हमारे पास में b मैट्रिक्स मिला। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स c मैट्रिक्स बनाएंगे। तो c मैट्रिक्स क्या होगा, c मैट्रिक्स होगा a मैट्रिक्स, हमको पता है दिस c मैट्रिक्स इज इक्वल टू a कॉलन b। ओके, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर 2, 6, 0, 6, 6, 20, -6 और 6, 0, 6, -18 हमारे ए के। अब कॉलन 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 और हम लिखेंगे यहाँ पर -11, -3 और -1। अब हमको यहाँ पर रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमको मैक्सिमम 0 बनाना है। तो हम इस 6 को 0 बनाएंगे। 6 को 0 बनाने के लिए हम R2 की जगह पर लिखेंगे, R2 की जगह पर लिखेंगे R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इस R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हम लिखेंगे ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना, इट इज़ नॉट इक्वल टू C, इट इज़ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो वो बना हमारा, ये हो गया 2, तो एज इट इज़ 2, 6, 0 एज इट इज़, है ना, कॉलन -11 भी एज इट इज़। ये हो गया 0 क्योंकि हमने इस पे 3 का मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, इस 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 18 और 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 - 18 विल बिकम 2। यहाँ पर 0 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, दिस 6 विल नॉट चेंज। फिर यहाँ पर हम -11, यहाँ पर इसमें भी हमको वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 -11 इंटू 3। ओके, ये वाला हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, हमने लिखा है R2, तो R2 में यहाँ पर एलिमेंट था -3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो यहाँ पर 11 था, so -3 it will become +33, so ultimate we are getting 30। कितना मिला हमको यहाँ पर 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30। बाकी के एलिमेंट एज इट इज 6, 0, 6 -18 और यहाँ पर हमको ला -11। ओके, सॉरी इट इज -1। नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, हमको यहाँ पर अब 0 बनाना है, इस 6 को 0 करना है। तो सिंपल, अगर हम जस्ट अ मिनट, तो हम यहाँ पर इस R2 में, है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 बना लेंगे तो R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, हम R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हैं, इसके बाद में जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका हम जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर लिखते हैं, हम लिखेंगे R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या मिला हमको, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया है, तो ये एलिमेंट एज इट इज़, यहाँ पे कॉलन लगाना नहीं भूलना है। ये 0, 2, -6 कॉलन 30 भी एज इट इज़। अब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये ज़ीरो और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 that is equal to 6, 6 minus 6 is equal to 0, 6 into 3 that is equal to 18 and minus 18 minus 18 will become 0, so it will become 0 और यहाँ पर हमको मिलेगा -1 और इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, -1 हमारा प्रेजेंट था, माइनस है ना, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू 30 तो ये हमको मिला -1 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू -91, सो इट इज -91। ओके, ओ यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको डायगोनल ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास में 2 नॉन ज़ीरो रो आ रही है तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, पर अगर हम सी की बात करें तो यहाँ पर रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 क्योंकि यहाँ पर तीनों रो प्रेजेंट है तो यहाँ पर रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3। तो हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आया कि दिस इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है और हमने कंडीशन देखा था कि जब ये इक्वल नहीं है तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगी। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि भैया कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और हम देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में कुछ कंडीशन की हेल्प से अननोन फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं तो आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।